अब इसके अंदर ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। ये देखिए आपके सामने है कि यूएस डॉलर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि पूरी दुनिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें 60% तक तकरीबन डॉलर के हिस्से है। इंटरनेशनल जो कर्ज है, डेट है, उसमें 65% के करीब डॉलर से है। इंटरनेशनल लोन्स है उसके अंदर तकरीबन 55% डॉलर से है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, डॉलर है। उसी तरह इंटरनेशनल बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसेस के अंदर 56% के करीब ये डॉलर से है। इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं 59% डॉलर से है। फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है उसमें 80% से 85% से ज्यादा डॉलर से है। अब वो चाहते हैं कि डॉलर का डिमांड बना रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर छापते रहे और ताकि डॉलर की वैल्यू बरकरार रहे, बल्कि बढ़ती रहे, स्टेबल रहे, अच्छी रहे, क्योंकि डिमांड उसका इतना सारा है। अब सोचो कि क्रिप्टो करेंसीज आते हैं सीन पर, कोई कंट्री के अंदर आकर के आप और मैं, हम लोग जो खरीदो फरोख कर रहे हैं, जिससे वो कंट्री की करेंसी का डिमांड है, और करेंसी का डिमांड है तो करेंसी की वैल्यू है। वो करेंसी की वैल्यू जो है वो उस खरीदो फरोख की वजह से, अगर डिमांड नहीं हो तो फिर वो करेंसी की वैल्यू क्या होने लगेगी? गिरने लगेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट जब ज्यादा नोट छापती है, जब गवर्नमेंट ज्यादा नोट छाप देती है और डिमांड के बावजूद जब वो नोट्स होती है, तो ज्यादा छाप देने की वजह से क्या होता है कि करेंसी ज्यादा आ गई मार्केट में, तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से हम कहते हैं अरे भाव बढ़ गए। इन्फ्लेशन, यानी कि आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगले साल आपको वही चीज जो आज खरीद रहे हो वो खरीदने के लिए आपको 1,06,000 रुपए चाहिए, 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से, कि 1,06,000 है तो आप जाके आज जो 1 लाख में खरीद रहे हो 1,06,000 में खरीद सकोगे। इन्फ्लेशन। अब यहां समझो आप कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंट्री के अंदर आकर के जब उसके ट्रांजैक्शंस को लेने लगेगी, उसका हिस्सा लेने लगेगी, तो वो कंट्री की खुद की करेंसी जो है ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। और कोई भी कंट्री इजाजत नहीं देने वाली है। जब तक ये जुआ सट्टाबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है उससे उनको खास फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको टैक्स वगैरह मिल रहा है। लेकिन यहां पे जब वो रियल ट्रांजैक्शंस के अंदर आने लगेंगे तो वहां पे वो कंट्रीज को कुछ ना कुछ अपना रेगुलेटरी एक्शन वगैरह लेकर के या तो हाथ पांव तोड़ना होगा या तो बैन करना होगा। जैसे आप देखिए मिसाल के तौर पे वेनेजुएला की जो करेंसी है 99% गिर गई जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। अर्जेंटीना की करेंसी 75% गिर गई जब उसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। मेक्सिको की करेंसी 50%, जिम्बाब्वे की करेंसी 100% गिर गई थी वैल्यू तकरीबन। रशिया की करेंसी भी 1998 में 70% गिर गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब कंट्री की गवर्नमेंट गिरती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो कंट्री की करेंसी पे असर पड़ता है। तो यहां पे ये क्रिप्टो करेंसीज क्या उतना आकर के एक कंट्री को उस कदर डिस्टर्ब कर सकती है? तो यहां समझने वाली बात है, कंट्री वाले खुद उसमें एक तरह से जंग में रहेंगे उस क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ। ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव बात है।